दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मैरीटाइम सेक्टर। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैंने उन टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश की जिसमें हमारे पास बहुत वसाइल हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कुदरत की तरफ से हमें बहुत सारे गिफ्ट्स ऐसे मिले हुए, लेकिन हमारी अपनी कोताहियों की वजह से वो सेक्टर उस तरह डेवलप नहीं हो सके जिस तरह वो होना चाहिए। इसी के अंदर एक बहुत क्रिटिकल सेक्टर है पाकिस्तान मैरीटाइम सेक्टर। जब हम मैरीटाइम की बात करते हैं, हम शिपिंग की बात करते हैं, शिपिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, फिशरीज हैं, मैनग्रोव्स हैं, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोस्टल टूरिज्म है। एक बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो कि अंडर यूटिलाइज्ड है, अंडर लुक है। अगर मैं मोटी मोटी कुछ बात करूं तो ये है कि हम भी 1050 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, 290,000 स्क्वायर किलोमीटर की EEZ है, विच इज बेसिकली वेरी बिग एरिया फॉर एक्सप्लोरेशन। हमारे पास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, 1,60,000 हेक्टर्स के ऊपर मैनग्रोव्स हैं, विच इज 24th इन द वर्ल्ड। इन सब चीज़ों के बावजूद कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुदरत के खिलाफ ही जंग में हैं, कि अल्लाह ने हमें उन नेमतों से नवाजा है लेकिन समहाउ हम उससे उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं जो हो सकता है। तो इसलिए आज मैं खास तौर पे सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर हम बात करना चाहेंगे, मैरीटाइम सेक्टर के ऊपर। इस पे बात करने के लिए आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे एक बहुत ही मौजूद गेस्ट जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा इसी फील्ड में गुजारा है, सैयद उबैदुल्लाह साहब, हु इज़ बेसिकली आवर डिफेंस एंड मैरीटाइम एनालिस्ट। मैं थोड़ा सा इनका इंट्रो बता दूं, थोड़ा तो नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। ही हैज़ डन सो मच, माशाल्लाह। ही हैज़ बीन अ पाकिस्तान नेवी ग्रेजुएट विद कवेटेड सोर्ड ऑफ ऑनर। इन्होंने पाकिस्तान नेवी के अंदर ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट Pakistan Marines in 1990, and he also served as the commander of that Marine for 3 years. He's also been head of PR in Navy from 93 to 95. He has commanded 2 guided missile destroyers, Tughril और Taimur. Diplomatic assignment रहे हैं, air attaché रहे हैं in Iran, chief staff officer रहे हैं to commander in Karachi before retirement। और उसके बाद भी शायद इनको लगा कि ये कुछ भी नहीं है और उसके बाद इन्होंने एक अलग सफर शुरू किया पोस्ट रिटायरमेंट। He established one of its kind first research center in maritime sector in 2007, which is National Center of Maritime Policy and Research. He has been executive director for 6 years of PNSC, जिसके बारे में हम काफ़ी जानते हैं। Has been a TV analyst, lecturer, और जहाँ तक तालीम है वो मास्टर्स डिग्री in Defense and Strategic Studies from National Defense University. He's a qualified surface warfare officer, Army Staff Officer course, Quetta, and Royal Naval Staff course from UK. Sir, thank you very much for your time. Most welcome. Sir, इतना कुछ होने के बावजूद और आप जैसे लोग और आप जैसे एक्सपीरियंस के लोग जब इस फील्ड में हैं, why maritime sector is neglected for so long? This is $1 million question, but before I answer that question, let me thank you for so many nice words. Really, I am elevated, and even if half of it is good, I am really doing good. Yes, sir, but you have been kind. This is the key question कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतना कुछ अता किया है, तो हमने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया? आखिरकार कोई वजह तो होगी। बिल्कुल। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर जो हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे, चाहे वो अमेरिकन हैं, चाहे वो डच थे, जितनी भी बड़ी पावर्स दुनिया की थी वो सबसे पहले मैरीटाइम पावर्स बनी। उन्होंने समंदरों पे हुक्मरानी की, उन्होंने जहाज़ों को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया। बिल्कुल। और उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ ए सॉलिड इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड बीइंग ए मैरीटाइम पावर, फिर वो ऑल टाइम पावर बनी और सुपर पावर कहलाई। हमने क्या किया? 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमने अपना मुंह मेरा तरफ ज़मीन के कर लिया। 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कलाम पाक में 14वें सिपारे की 14वीं आयत में लिखा है, जिसका मफहूम ये है कि हमने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया, बिल्कुल, ताकि तुम उसमें से ताज़ा गोश्त निकाल के खाओ
और हीरे जवाहरात मोती वगैरह निकाल कर पहनो। अल्लाह ताला ने जो ये पूरा जमीन बनाई, दुनिया बनाई, उसमें अल्लाह ताला ने 1/3 जमीन रखी और 2/3 पानी रखा। अल्लाह को पता था कि दुनिया की सस्टेनेंस के लिए बनी नौ इंसान को पानी के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमने क्या किया 1947 में जब हम आजाद हुए, तो हमने अल्लाह ताला का नाउज़ु बिल्लाह ये जो डायरेक्शन, एडवाइस और गाइडेंस और हुक्म था, इसको बहुत ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया और मुंह मेरा तरफ जमीनों के पढ़ लिया अल्लाह अकबर कर कि जो कुछ देगा वो जमीन देगी, बाग देंगे, खेत देंगे, रियल एस्टेट देगा। इस बात को जो अल्लाह तबारक व ताला ने 1400 साल पहले कलाम पाक में लिखा था, नहीं किया। हमारा इसको कहते हैं एक कॉन्टिनेंटल माइंडसेट, यानी मिन हैसुल कौम हमने ये सोच लिया कि जो कुछ भी मिलेगा और जो कुछ भी है वो जमीन पर है और उसके अलावा समंदर में नहीं। मगर ये ठीक नहीं था। तो 72-73 साल में जो हमने इसका रिजल्ट देखा वो ये था कि हमारा मैरीटाइम सेक्टर, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बहुत उम्दा बात की और बड़ी ओवरऑल पाकिस्तान की बात की कि भाई 1050 किलोमीटर का साहिल है। अरे बलोचिस्तान सूबे के तकरीबन बराबर का रकबा इस पूरे सूबे का है जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो एरिया है ये बलोचिस्तान के पूरे रकबे के बराबर है। तो इसको हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया। इसी तरह हमने फिश को एक्सप्लॉइट नहीं किया अपने इलाके में। इसी तरह डेवलपमेंट उस तरह से नहीं की जिसकी जरूरत भी थी और जो अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी। बिल्कुल। शिपिंग भी बहुत अच्छी डेवलप नहीं हुई, फिशिंग भी नहीं हुई, हाइड्रोकार्बन भी नहीं हुए, वगैरह वगैरह। तो ये बुनियादी बात है कि हमारा जो माइंडसेट है मिनासुल कौम वो समंदर से हट के जमीन की तरफ रहा। ये है रीजन कि हमने अपनी डेवलपमेंट क्यों नहीं की। सर बिफोर आप उसमें हम डिटेल में जाएं इसमें सर, थोड़ा एक अवामुन नास की नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए, जब हम मैरीटाइम सेक्टर की बात करते हैं तो ये सिर्फ पानी या सिर्फ जहाज नहीं है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो थोड़ा सा अगर आप हमें ये समझा दें सर कि मैरीटाइम सेक्टर में होता क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं टू मेक इट अ मैरीटाइम सेक्टर। ये बहुत उम्दा बात आपने की कि एक आम आदमी के लिए कि भाई मैरीटाइम सेक्टर है क्या, कौन सी चिड़िया का नाम है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कहाँ फोकस करें। तो उसके जो हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं। उनमें शिप ऑपरेशन, यानी मर्चेंट नेवी की बात कर रहा हूँ कि शिप ऑपरेशन का मतलब है मर्चेंट नेवी के जहाज को चलाना जी। और वो चलेगा उसी वक्त ही है, तो उससे कनेक्टेड दो और चीजें हैं, शिप कंस्ट्रक्शन, फिर शिप ऑपरेशन, और जब जहाज पुराने हो जाएं तो शिप डेमोलिशन, यानी उनको गिडाने ले जाके तोड़ के उनको दूसरे किसी काम में लाने की जरूरत है। ये जो 3 फैक्टर हो गए जो शिप रिलेटेड है। Another stand alone sector is fishing sector, जो बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा जी। हमारी पोर्ट्स हैं, यानी जैसे केपीटी है, कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है, गवादर पोर्ट है, ये पोर्ट्स हैं, ये एक और अलग सेक्टर है। और इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी, विंड और टाइड से एनर्जी बनाना दुनिया में आज की बात नहीं है, बहुत पुराने तरीके से, बहुत पुराने जमाने से ये हो रहा है। बिल्कुल। मैंग्रोव्स हैं, जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान इस वक्त 24th रैंकिंग में है अपने मैंग्रोव्स की, जो टोटल हमारा मैंग्रोव्स है पाकिस्तान में जी। एक वक्त में ये 6ठे नंबर पे था। हमने नासमझी में या शायद वहां के रहने वालों की जरूरत में काट के अपने आप को 6ठी पोजीशन से 24th पोजीशन पे ले आए। इसी तरह
ऑयल एंड गैस, जी, ये अल्लाह ताला ने पानी के अंदर खजाने रखे हैं, मिनरल्स रखे हैं, गैस रखी है, ऑयल रखा है, हम अभी तक उससे इस्तेफादा, और मिनरल्स में तो बहुत कुछ है। ये एक पूरा सेक्टर अपनी जगह है, जिसको हम थोड़ा बहुत डिटेल में जितना आप चाहेंगे we will go now. And of course, one of the very important sector is coastal tourism. पूरी दुनिया में आप भी गए, हम भी गए, आप वहाँ दुबई में रहते हैं, वहाँ पैरासेलिंग भी होती है, वाटर स्कूटर भी होते हैं, और बनाना वो भी होती हैं, बोट, और न जाने क्या कुछ नहीं है। तो ये मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं मिलजुल के एक बात बनाते हैं जिसको मैरीटाइम सेक्टर कहते हैं, और इनसे जो पैसे हासिल होते हैं, जो इकोनॉमी में ऐड होते हैं, हमारी जीडीपी में ऐड होते हैं, उसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। बिल्कुल, ये है जनाब। बिल्कुल। तो सर ये सारी बातें जो आपने की, ये इसको समझना या इसको एग्जीक्यूट करना इतना मुश्किल क्यों है? ये हमें वापस अपने सवाल की तरफ, पहले वाले की तरफ ले जाएगा। माइंडसेट ने जब कह दिया, चूंकि सी ब्लाइंडनेस होती है, वो चीज जो नजर नहीं आती, आंख उजड़ पहाड़ उजड़। बिल्कुल, कि भाई ये नजर तो आ नहीं रही मछली, उसमें न तेल नजर आ रहे हैं, न मिनरल नजर आ रहे हैं, न कुछ और। जमीन पे तो गैस निकले, तेल निकले, कुछ निकले, दरख्त निकले, आप देखते हैं। तो ये सी ब्लाइंडनेस एक टर्म इस्तेमाल होती है नेवी में भी और मर्चेंट नेवी में भी। मगर आप ये देखिए कि पूरी दुनिया की तिजारत का 90% जो है वो सतह समंदर पे होता है। बिल्कुल, यानी दी होल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड विच इज ट्रिलियन डॉलर्स ट्रेड, एक्स नंबर ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स ट्रेड, वो पूरी ट्रेड दुनिया की जो है वो ऑलमोस्ट 85% तक वो सी मीडियम इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तानी ट्रेड 98% ऑफ टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ओनली थ्रू सी। तो हमने चूंकि इसको जोर नहीं दिया, इसलिए ये बात है। सर अभी कुछ दिनों पहले फेडरल मिनिस्टर ने नई शिपिंग पॉलिसी की तरफ इशारा किया है, तो आपको लगता है कि अब ये है, इसके बाद सी पैक की हम बहुत बात सुनते हैं, आई एम श्योर इस सब के अंदर मैरीटाइम डेवलपमेंट का पार्ट है या होना चाहिए? जनाब, ये 2-3 बातें आपने कह दी। जी, एक तो बात ये है कि ये चूंकि करंट टॉपिक है, और आपने सही कहा कि भाई हमारे जो मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नई शिपिंग पॉलिसी दी, तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बात ये है, why it is so important to Pakistan? जी, why this shipping sector is so important to Pakistan? बिल्कुल, सुन लीजिए जनाब। शिपिंग सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 98% ऑफ द टोटल ट्रेड, जैसा मैंने पहले कहा, जी, हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, हर दुनिया के मुल्क ऐसा नहीं होता। हमारी डिपेंडेंसी समंदर के ऊपर इतनी ज्यादा है और जहाजों पे है जिस पे सामान लद के आता है। हमारी टोटल ट्रेड पाकिस्तान की $100 मिलियन मीट्रिक टन है सालाना, आउट ऑफ विच 25 to 27% is only energy. When I say energy, that would mean crude oil, processed oil, LNG. ये तीनों चीजों को मिलाएं तो 25 मिलियन यानी 25% of the total import and export is only energy based, or you may say oil based. ऑयल बेस्ड। तो अब इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि पाकिस्तान एज ऑफ टुडे, सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे व्यूअर को समझ आए। जी, जी, कि पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ शिपिंग जो सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर में है, और उसका नाम है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, PNSC।
लेकिन ये जो शिपिंग कॉरपोरेशन है पाकिस्तान की, ये सिर्फ 15% ऑफ द टोटल ट्रेड पिकअप करता है। बिल्कुल, यानी 15 मिलियन मीट्रिक टन साल में, 100 में से अगर 15 करता है तो 15% हो गया। बिल्कुल 85% of the total import and export is carried by foreign ships. उसका प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान has to pay in dollars जी, to as a freight rate. टैक्सी का जो किराया है भाई, वो 5 to 6 बिलियन डॉलर पर ईयर पाकिस्तान सिर्फ किराए की मद में फॉरेन शिप्स को देता है। अगर हमारे पास इनफ जहाज हों, पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी, तो हम 5 से 6 बिलियन फ्रेट रेट में पैसे बचा सकते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। बिल्कुल। तो आप देखिए ना, अभी आपने ये सुना होगा कि भाई हम IMF के पास चले गए, सऊदी अरब के पास चले गए और UAE के पास चले गए, तो कितने पैसे ले लिए? 6, 7, 8 बिलियन डॉलर। बिल्कुल, स्प्रेड ओवर, इन सबको मिला के स्प्रेड ओवर 6 years ये पैसे हैं, और पूरी दुनिया में शोर मचा, और पूरे पाकिस्तान हम सिर्फ 6 बिलियन डॉलर यहाँ किराए की मद में डॉलर दे रहे हैं। अगर ये बचा लें तो आप, और ये हर साल है, वो पैसे हैं 6 साल में 6 बिलियन, ये हर साल 6 बिलियन दे रहे हैं। तो भाई इसको बचाएंगे तो आपको किराए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पूछेंगे भाई किराया फिर कैसे देंगे? किराया पाकिस्तानी करेंसी में देंगे। बिल्कुल, अगर हमारे अपने जहाज हों जैसा कि हैं PNSC के, तो किराया पाकिस्तानी करेंसी में देंगे, तो पैसे तो पाकिस्तान के अंदर ही रहेंगे और फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा। तो इसलिए ये जो शिपिंग सेक्टर है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, और इसमें फर्दर जो सब क्लासिफिकेशन कर दूं, ड्राई कार्गो और वेट कार्गो, मैंने बताया कि 25 मिलियन टन जो है वो ये आता है एनर्जीज, इसमें ऑयल है और LNG है, और बाकी ड्राई कार्गो। बट सर अगर आपकी पॉइंट के ऊपर कि अगर शिपिंग हमारी अपनी हो, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा मसला जो अनएम्प्लॉयमेंट का है, कि जो हमारे मैं टेक्निकल वर्ड है पता नहीं गलत हो, सी फेयरर्स जो है हमारे पास बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हैं। बिल्कुल, PNSC तो बहुत कम लोग एम्प्लॉय करता है। तो एक तो मेरा सवाल ये है कि उन बेचारों के साथ क्या होता है, वो किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। दूसरा, अगर हमारी शिपिंग बढ़ेगी तो आई थिंक उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। क्या बात की है जनाब आपने, वाह वाह, जबरदस्त। ये जो सी फेरर की आपने बात की ना, ये बड़ी वाकई दर्दनाक कहानी है। बट मैं इस पूरे चीज को अपना एक कंक्लूडिंग रिमार्क दूंगा, जिससे आपको और बाकी आपके सुनने वाले बहुत खुश हों। सही। 20,000 सी फेरर, यानी वो लोग जैसे PIA या किसी भी एयरलाइन में क्रू होता है जो जहाज पे जाता है, उनमें से पायलट होते हैं जिसको कॉकपिट क्रू कहते हैं, और बाकी जो एयर होस्टेस और जो दूसरे लोग होते हैं सर्विंग वाले, वो क्रू कहलाता है। बिल्कुल, यानी वो लोग जो एक्चुअल ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं। यही लोग जो हैं समंदर पे जब जाते हैं, यानी इनसे मिलते जुलते जो समंदर पे जहाज को ऑपरेट करते हैं, उनको सी फेरर कहते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनली सर्टिफाइड 20,000 सी फेरर और लेस देन 500 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय PNSC। जी। तो आप कहें भाई वो 19,500 क्या, मतलब मैं कहना नहीं चाहता वो क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये जो चीज है इस कदर इम्पोर्टेंट है कि ये जितने लोग हैं, अगर इनको फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, दुनिया में यूक्रेन, इंडिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इन लोगों ने अपने सी फेरर ट्रेन किए और फॉरेन शिप पे जाते हैं और बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि सबको सी फेरर को तनख्वाह फॉरेन एक्सचेंज में मिलती है। हमारे जिस तरह सऊदी अरब में या UAE में या और जगहों पे
लोग काम करते हैं वो इतने पैसे नहीं कमाते जितने पैसे ये कमाएंगे। बिल्कुल। इनके 20,000 आदमियों की जॉब हो जाए तो ये आपको फॉरेन एक्सचेंज बरसना शुरू हो जाएगा। आपको मैं एक आइडिया दूं जी जी। कि जो मास्टर जहाज का होता है या चीफ इंजीनियर पानी के जहाज की बात कर रहा हूं, पीएनएससी में 12 से 15,000 डॉलर पर मंथ उसको तनख्वाह मिलती है। बिल्कुल। कितनी मिलती है सर? 12 से 15,000 डॉलर। और कोई है ऐसा इदारा पाकिस्तान में इंक्लूडिंग पीआईए जो इतने पैसे देता हो? बिल्कुल। और यही लोग अगर मास्टर हो के किसी ब्रिटिश शिप पे, अमेरिकन शिप पे या कहीं और काम करेंगे, $20,000 पर मंथ एंड दैट टू टैक्स फ्री। बिल्कुल। तो ये शिपिंग और उसके साथ एसोसिएटेड वो लोग जिन पर हाथ रखने की जरूरत थी, इनको परवान चढ़ाने की जरूरत थी, इनको जो भी रुकावटें थी इनको दूर करने की जरूरत थी। I am very happy to report to you and also tell my audience as a common citizen कि अगर सब्सटेंशियल चीज इस नई शिपिंग पॉलिसी में आई है तो वो इन तीनों चीजों को बहुत अच्छी तरह एड्रेस कर चुकी है। अच्छा। नंबर 1 कि और जहाज होने चाहिए। ऑर्डर दे दिया पीएनएससी को, जहाज खरीदो। पीएसओ को बोल दिया तेल मंगाओ पीएनएससी से ताकि जहाज खाली ना हो। इतनी अच्छी इंसेंटिव पेश किए प्राइवेट शिपिंग को कि आप जहाज खरीदें, किसी किस्म का कोई टैक्स अगले 10 साल तक नहीं लिया जाए। आप जो पैसे कमाएंगे उस पर भी टैक्स नहीं लिया जाए। $1 पर टन का टैक्स जो पीएनएससी देती है, प्राइवेट जहाजों को इंसेंटिव दिया है, आप वो भी ना दें। आपके लोग जो काम करें उस पर टैक्स भी कोई नहीं। तो बहुत ही उम्दा, अच्छे, वेल थॉट आउट एक्शन हो गए हैं। इसी तरह सी फेयर के लिए जो प्रॉब्लम्स थे, मैं उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता, कुछ प्रॉब्लम थे कि ये जो 19,000 लोग बैठे हुए हैं उनको जॉब नहीं मिलती। उसकी वजह थोड़ी सी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम था जो नादरा से मिलके मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर ने सॉल्व कर लिया है। पाकिस्तानी सी फेयर किसी भी जहाज पे बगैर वीजे के फ्लाइट पे बैठ सकता है और वहां जाके जहाज पे वो सवार हो सकता है। सही। एक आखिरी बात इसी शिपिंग पे जो आप पूछ रहे थे और आपके व्यूअर्स के लिए, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का स्टेटस ये बनी थी 1979 में। जी बिल्कुल। 1979 से लेके अगले 20 साल तक इसका स्टेटस बिल्कुल वैसे ही रहा जैसा आजकल पीआईए का है या स्टील मिल का है या रेलवे का है। आप टीवी खोलें तो सुनने को मिलता है अरे भाई वो लूट के ले गए, ये खा गए, ये, और बिल्कुल बहुत बड़े बड़े जो है ना उनके ऊपर लोन्स हो गए हैं, उन पे डेट हो गई है, यही सुना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली यही पोजीशन 1979 से लेके और 2000 तक पीएनएससी की भी थी, यानी नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन। 2000 से ऑनवर्ड इतने जबरदस्त एक्शन किए गए जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिक चेंजेस लाई गई, डूइंग बिजनेस में बेसिक चेंजेस लाई गई। और रिजल्ट क्या हुआ सर? रिजल्ट ये हुआ, फॉर द लास्ट 20 years, 2001 एंड टुडे इज 2020, 20 साल हो गए हैं, वही स्टेटस वाली जो गवर्नमेंट एजेंसी थी इज अर्निंग net profit after tax at the rate of 2.5 billion every year. Wow. This is a real and rare success story of government organization. Because it is being run like a corporate sector. बिल्कुल सर। मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पर है बिफोर वी मूव ऑन टू अदर पार्ट्स ऑफ, सर प्राइवेट सेक्टर की क्या कंट्रीब्यूशन है शिपिंग इंडस्ट्री में? प्राइवेट सेक्टर में हमारे यहाँ कोई शिप इस वक्त नहीं है।
कोई प्राइवेट ओन वेसल यहाँ नहीं है। और जो मर्चेंट, ये जो अभी शिपिंग पॉलिसी की अमेंडमेंट्स आई हैं 2 पेजेस पे, इसका बेसिक फोकस वो इसी बात पे है कि हम अपने प्राइवेट इन्वेस्टर को, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री बहुत ही हैवी इंडस्ट्री है ऑन द फाइनेंस जी, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो किसी भी बड़े इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए इतने बड़े बड़े इंसेंटिव दिए गए हैं कि जनाब आप जो है प्राइवेट शिप्स लाइए, हम आपको कार्गो भी इंश्योर करेंगे, आपको प्रेफरेंस भी देंगे, आपको बैंकों से लोन भी दिलाएंगे, 3% पे दिलाएंगे। ये इसको स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री का स्टेटस मिल गया। अच्छा, ठीक सर। एक सवाल बिफोर आई मूव टू अदर सेक्टर। जैसे आपने कहा, इसमें जो यंग टैलेंट है, बेसिकली जो आज जो लोग हैं जो मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं या इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान मैरीन एकेडमी, ये जब पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक ही था, ये उस वक्त वहाँ कायम हुई थी जुल्दिया में। और उसके बाद जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया, तो यहाँ शॉर्ट ऑफ मनोड़ा मारीपुर रोड पे पाकिस्तान मैरीन एकेडमी कायम है, जो हर साल कम से कम 200 ग्रेजुएट निकालती है। और वो लोग आधे 100 जो हैं वो इंजीनियर्स बनते हैं और 100 जो हैं वो नॉटिकल साइड या आप कहें ऑपरेशन में। एक सवाल था शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के बारे में। मैं पर्सनली बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर ये काम शुरू किए, ये बिजनेसेस किए, और आज वो मिलियनियर और बिलियनियर्स हैं। हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री के बारे में या इस सेक्टर के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो थोड़ा सा हमें शिपिंग सेक्टर के ये शिपिंग ब्रेकेज के बारे में बताइए, ब्रेकिंग के बारे में। आपने एक्चुअली ऐसी बातें पूछी हैं जो एक आम आदमी, क्या खास आदमी के लिए भी थोड़ी सी हैरत का बाइस होंगी और खुशी का भी बाइस होंगी। और मेरा मकसद भी यही है कि बिल्कुल डिप्रेसिंग चीज ना बताऊं। हर जगह आपको पता है दुनिया में there is always room for improvement, there is always room that we can do better, we haven't done. One of the best thing in the world, ये जो शिप ब्रेकिंग या डेमोलिशन या स्क्रैपिंग कहते हैं, पाकिस्तान was number 1 in the world during 80s। बिल्कुल। तो वो 80s के दरमियान में ये गडानी में ये ब्रेकिंग यार्ड हैं, 127 प्लॉट्स हैं जिनमें डायरेक्ट लोगों को जो है तकरीबन 15,000 लोग डायरेक्टली इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं और काम करते हैं। और इनडायरेक्टली यानी आफ्टर यू ब्रेक द शिप इनटू पीसेस, वुड अलहदा, एल्युमिनियम अलहदा, लकड़ी अलहदा, लोहा अलहदा, 7 लाख लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं पाकिस्तान। ये अपने अंदर बहुत सारे लोगों को बेहतरीन एम्प्लॉयमेंट पैदा कर। और मैंने कहा 80s में हम वर्ल्ड के टॉप मोस्ट थे, अभी भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं आए, अभी भी दुनिया में टॉप 3 में हम 1 of the 3 हैं। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, these are the 3 major countries which are contributing to the total demolition to the tune of 85% of the total demolition which takes place in the world is within these 3 countries। और आप सोचिए कि कितना एक लार्ज नंबर ऑफ लोग इससे मुंसलिक हैं। जाहिर बात है इसमें प्रॉब्लम्स हैं जो मैं समझता हूं कि ज्यादातर ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम है। खुर्रम साहब, आप सोचिए कि ये लोग जो पैसे कमा के देते हैं और इंडस्ट्री को स्टील प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्री को एल्युमिनियम, लकड़ी और उसके बाद न जाने क्या क्या चीजें हैं, मगर उनकी अपनी जो हालत है ना वो बड़ी नागुफ्ताबे है। मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम, सुपरविजन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है
कि हु इज द बॉस ऑफ ऑल दिस पीपल एंड ऑल दिस एक्टिविटी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट। पैसे ये देते हैं टैक्स की सूरत में, इतने लोगों को रोजगार देते हैं, मगर इनके लिए भी बहुत कुछ होना चाहिए। और उस बहुत कुछ में सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग सबसे पहले है कि भाई हेलमेट दे दें, बूट्स दे दें काम करने को, ग्लव्स दे दें, सेफ्टी बूट दें, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहां पर एम्बुलेंस अवेलेबल हो, डॉक्टर अवेलेबल हो। दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेरी वेल एट द इंटरनेशनल लेवल। वी नीड टू डू टेक सर्टेन स्टेप कि हमारे पास पूरी दुनिया से जहाज आते रहें, ग्रीन रिसाइकलिंग होती रहे, सिस्टम हमारा बेहतर हो या बेहतर रहे, उनमें कुछ चीजें करने की जरूरत है जो हमारे जो कंसर्न लोग हैं वो उसको देख रहे हैं। सर ये ब्रेकेज के बाद होता क्या है, मतलब ये जहाज को ब्रेक करने के बाद फिर क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्या लोहा बिकता है, क्या चीज? बहुत कुछ। सबसे अच्छा स्टील जो है री रोलिंग मिल में जाता है और ये बहुत अच्छे पैसों में बिकता है। और उसके बाद हर सेक्टर की चीजें इसमें, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मेनली स्टील, अच्छा, पंप्स, जनरेटर्स, एल्युमिनियम, वुड, रोप्स, मास्ट, ये सब चीजें सेपरेटली बहुत अच्छे पैसों में बिकती हैं। और बहुत इंडस्ट्री जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है उससे बहुत फायदा उनको मिलता है। अच्छा अच्छा। और ये इट ब्रिंग्स टू मी अनदर थॉट कि शिप की लाइफ कितनी होती है वैसे? जैसे ऑयल टैंकर है जिसमें ऑयल कैरी करते हैं, पहले एक जमाना था कि कोई लाइफ नहीं थी, जब तक मर्जी आए इस्तेमाल करते जाओ। फिर ये हुआ कि जनाब जो ऑयल टैंकर है वो सिंगल हल नहीं होगा, डबल हल होगा, ताकि अल्लाह ना करे कोई रप्चर हो, कोई डैमेज हो तो ये ना हो कि सारा ऑयल समंदर में आ जाए और मरीन पोल्यूशन शुरू हो जाए, विच इज अनदर सेक्टर ऑफ मरीन पोटेंशियल। और मरीन की जो इंडस्ट्री है जिसके लिए नुकसानदेह है वो मरीन पोल्यूशन है। तो उसके बाद ये आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में, उन्होंने ये फैसला किया कि ऑयल टैंकर डबल हल होगा और उसकी टोटल लाइफ जो होगी वो 25 साल। अच्छा, ओके। इसके अलावा जो ड्राई कार्गो शिप हैं जिनमें आम सामान आता है, चाहे वो बल्क कैरियर हो चाहे वो कार्गो कैरियर हो, उनमें भाई जब तक आप चला सकते हैं और कोई आपको किराए पे लेने को तैयार है तब तक आप चलाएं, जब आप तक वारा खाता है। आपको याद है जब ये पीली टैक्सी आई थी, जी जी, उससे पहले काली और पीली टैक्सी हुआ करती थी। बिल्कुल। तो ये जब पीली टैक्सी आई तो नई नई टैक्सियां थी, न्यूयॉर्क में भी पीली टैक्सी चलती थी और ये क्योंकि ब्रांड न्यू गाड़ियां थी, पीपल नेवर प्रिफर्ड टू सिट इन दैट काली एंड पीली टैक्सी। वो पुरानी थी, टूटी भज्जी थी, तो पैसे वही मिल रहे थे, लोगों का सारा ट्रेंड इस तरफ आ गया, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं रही उसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशन, फेज्ड आउट। इसी तरह जहाज का है, जहाज जितना नया होगा उतनी जल्दी वो रेंट आउट होगा, उसे कहते हैं चार्टर करना। दूसरा जिसको चाहिए है वो कोई ट्रबल वाला जहाज नहीं लेगा, ओल्ड जहाज वो सस्ते पैसों में मिल जाएगा, मगर फिर उसका इंश्योरेंस, फिर उसकी और बहुत सारी लवाजमात जो है, सिंपल जो चीज़ें हैं, कोई इसमें ज़्यादा उसकी ज़रूरत तो है नहीं कि वो जितना यंग फ्लीट किसी भी कंपनी के पास होगा उसको कहेंगे भाई ये बहुत उम्दा लोग हैं, बिल्कुल। और जितना पुराना होगा उसको उसके जो चांसेस ऑफ गेटिंग गुड मनी। बिल्कुल सर, एक और बड़ा ही मेरी समझ में ना आने वाला एरिया जो है फिशरीज, तो थोड़ा सा मैं फिशरीज के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। दूसरा ये कि हमारे एक्सपीरियंस में मुल्क आए हैं, थाईलैंड जैसे मुल्क, जो कि फिशरीज से कहां पहुंच गए। तो हमारा हमने शुरू में मेंशन भी किया था, जहाँ पे इतना बड़ा हमारे पास एरिया है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ह्यूज एक्सप्लोरेशन एरिया, EEZ जिसे आपने मेंशन किया। तो हम फिशरीज में तो बांग्लादेश से भी बहुत पीछे हैं, इसकी क्या वजह है और हम कहाँ हैं पाकिस्तान फिशरीज में?
वाकई ये एक एरिया बहुत निगलेक्टेड है। पाकिस्तान का तकरीबन 100% फिशिंग इंडस्ट्री इज इन प्राइवेट सेक्टर। जी। Government, whether it is federal or it is provincial, only gives policy guidelines. Over a period of time, हमने बहुत उम्दा कानून हर चीज के पाकिस्तान में बनाए, चाहे वो FBR के कानून हो, चाहे वो लॉ के कानून हो, और चाहे वो फिशरी के कानून। प्रॉब्लम हमेशा आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो इसी तरह फिशिंग सेक्टर में भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है वो बहुत वीक रहा। अच्छा। बहुत अच्छे अच्छे कानून है, मसलन उसमें क्या कानून है जो एक आम आदमी को समझ आना चाहिए, वो ये है कि आप एक फिक्स साइज से ज्यादा छोटा जाल मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसको कहते हैं गुज्जा नेट। आप खुद सोचिए कि अगर कोई आदमी बहुत छोटे छोटे सुराखों वाला जाल इस्तेमाल करे मछली पकड़ने के लिए, तो वो बच्चों को भी पकड़ लेगा जी, और बेतहाशा पकड़ लेगा। उसके काम के हैं, किसी नहीं है, आधे काम के हैं, नहीं है, वो फेंक देगा। लेकिन वो छोटा गुज्जा नेट इस्तेमाल करने से ओवर फिशिंग हो जाएगी और आपके यहाँ नस्ल नहीं चलेगी। दूसरी बात यह है रेगुलेशन और कंट्रोल। रेगुलेशन और कंट्रोल में थोड़ा सा एरिया फेडरल गवर्नमेंट का आता है, ज़्यादातर एरिया प्रोविंशियल सब्जेक्ट है कि ये जो फिशिंग का है। इसमें छोटी, मीडियम और स्मॉल साइज बोट हैं ज़्यादातर। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन द फिशिंग इंडस्ट्री। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो that the majority of people working on board in the fishing industry आपके ख्याल में कहाँ से आते हैं? मैं आपको बताता हूँ, you will be surprised. More than 50-60% of the people actually going on board and fishing come from South Waziristan, North Waziristan, Swat, इस एरिया से। हार्ड वर्किंग है, they are ready to do entrepreneurship, they go there and catch fish. तो ओवर फिशिंग की वजह से, कानून की पाबंदी ना करने की वजह से, लूज कंट्रोल होने की वजह से, और बहुत सारे ऐसी चीजें यानी करप्शन इस इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 2012 में जो हमने कैच पकड़ा था, यानी आप समझ लें कि सबसे हाईएस्ट कैच पाकिस्तान का 2012 के करीब इसी टाइम फ्रेम में था, वो तकरीबन 6 लाख मीट्रिक टन था। ओके। उसके बाद, और ये मैं बता रहा हूँ समंदर से पकड़ी मछली, और जो रिवर्स हैं और डैम्स हैं, ये सब मिला के 2/3 समंदर से पकड़ के लाते हैं, 1/3 ये आपकी ट्राउट है, जी, तलापिया फिश है, ये जो हर वक्त हर जगह वो लोग बैठे मछली की दुकान पे मछली खा रहे होते हैं, आप भी देखते हैं। बिल्कुल। ये सारी वो मिला के 6 लाख मीट्रिक टन। उस वक्त से हम नीचे जाने शुरू हुए टोटल कैच में, आज तक उस फिगर को नहीं पहुंच सके। होना तो चाहिए था ना कि हम उससे ऊपर जाते, हम नीचे गए और अभी तक नीचे ही हैं। ये नई शिपिंग पॉलिसी के अंदर कुछ है इस पे एम्फेसिस, फिशरीज पे कुछ है, बात हुई है? बहुत सारी बात हुई है, और इसमें एक बड़े मजे की बात यह है कि मजे की बात मतलब बड़ी स्ट्रेंज बात है ये। Can you imagine that 65% of the total catch either is wasted or used as chicken feed? 65%. We only export
10% ऑफ द टोटल कैच। और डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये है वाकई इंटरेस्टिंग। जैसे पर कैपिटा इनकम होती है ना दुनिया में जी, तो पर कैपिटा फिश कंजम्पशन भी है दुनिया में। मैं अपने दोस्तों से, और हमारे जैसे आप हमारे दोस्त हैं, उनसे पूछता हूं कि यार ये बताओ, कुछ एक गैस बताओ कि पाकिस्तान का पर पर्सन या पर कैपिटा फिश कंजम्पशन क्या है। भाई आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, मतलब मेरी उम्र में तो जरा ज्यादा डॉक्टर के पास जाते हैं, आप तो माशाल्लाह यंग आदमी हैं, तो डॉक्टर कहता है कि भाई देखो ये कटाकट मत खाओ, ये कलेजी, गुर्दे, सिरी, पाए, भेजे, ये नहीं खाओ, वाइट मीट खाओ, मछली बहुत उम्दा है ये खाओ। अल्लाह का शुक्र है हमने कभी डॉक्टर की बात नहीं मानी, बिल्कुल। और रिजल्ट क्या हुआ? पाकिस्तान का पर कैपिटा फिश कंजम्पशन जो है दुनिया में सबसे नीचे है। और वो कितना है सर? 2 किलो पर ईयर पर पर्सन। अरे हकीमों ने भी तो प्रॉब्लम कर दिया है। हकीमों ने कह दिया ये खाते हैं, ये बड़ी गर्म इसकी तासीर होती है, तो लोग सिर्फ सर्दियों में मछली खाते हैं। बिल्कुल। अरे पूरी दुनिया में 12 महीने लोग मछली खाते हैं कि नहीं? बिल्कुल। डेलिकेसी है, कीमती है, उसमें विटामिन जरूरी हैं, आपको फैट नहीं आती, सब बातें हैं ना। अगर हमने कहा भाई हम तो कटाकट खाएंगे, कलेजी, गुर्दे और भेजे, बिल्कुल, तो ये इंसान की साइकी में जब ये चीज पड़ जाए कि हम सबसे, चाइना में 100 केजी है पर कैपिटा, हम 2 केजी पे हैं, तो हम खुद भी नहीं खा रहे और उसकी अहमियत भी नहीं समझ रहे। जी बिल्कुल। मैं खुद फार्मर हूँ, आई हैव एन इंडस्ट्री हियर इन पाकिस्तान, मैं श्रिम्प फार्मिंग करता हूँ। अच्छा। और 1 मिनट नहीं मुझे लगता, as soon as the shrimps are ready, the buyers are there at the pond, they just buy it and open international market में ले जाके बेच देते हैं। बिल्कुल। After a very big gap, we are the only one who were there in this industry. But alhamdulillah अभी थोड़े बड़े लोग बीच में और भी आ गए, those who have realized कि इसकी बहुत डिमांड है और ये बड़े अच्छे पैसे आपको दे सकती है इंडस्ट्री। ठीक सर, मैनग्रूव के बारे में बात करते हैं। हमने शुरू में, आपने भी कहा, मैंने भी अपने इंट्रो में कहा कि 1,60,000 हेक्टर पे हमारा मैनग्रूव है, हम 24th इन द वर्ल्ड है। पहले तो यही बाय एंड लार्ज समझना है कि मैनग्रूव से क्या फायदा है हमें, और मैनग्रूव होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में सर। बहुत जबरदस्त है मैंग्रोव या सी फॉरेस्ट। समंदर में आम तौर से एक आम आदमी को ये अंदाजा नहीं होता कि समंदर में भी दरख्त लग सकता है। मतलब समंदरी पानी में तो हम समझते हैं कि बंदा भी थोड़ी देर खड़ा हो जाए तो उसको जंग लग जाए और वो काम हो जाए, लेकिन ये समंदरों में जहाँ थोड़ा सा पानी रिवर का और समंदर का मिलता है, तो वहाँ ये मैंग्रोव्स पैदा हो जाते हैं। मैंग्रोव्स क्या है? ट्रीज हैं जो समंदर में ग्रो करते हैं। और ये जो ट्रीज हैं या सी फॉरेस्ट हैं, ये बेहतरीन और इंतहाई मुफीद हैं 2-3 काम की वजह से। नंबर 1, ये सुनामी को, सैलाब को और इस तरह की चीजों को रोकने में मुआविन साबित हो। ओके। नंबर 2, ये सबसे बेहतरीन ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर फिश, लॉबस्टर एंड श्रिम्प्स। अंडे देती हैं मछली यहाँ आके, और इसी तरह क्रैब्स और इसी तरह बाकी जो क्रिएचर हैं अल्लाह ताला ने रखी हैं हम सब के लिए। लेकिन चूंकि बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं और ज़्यादातर लोग हमारी कोस्टल बेल्ट पे गरीब लोग रहते हैं, उनको वुड चाहिए होती है अपने एज अ फायर वुड, अपने घर में लकड़ियाँ काट के चूल्हा जलाने के लिए, तो वो इसको इस इस्तेमाल में भी ले आए, जिससे ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट अबाउट 10 years हमारी पोजीशन जो 6th पोजीशन पे थी दुनिया में,
वो कम होके 24th पोजीशन पे आ गया। पाकिस्तान नेवी ने एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन लिया है और अपने लिए ये सेल्फ इम्पोज जिम्मेदारी लगा ली है कि हर साल 1 लाख सैपलिंग ऑफ मैंग्रोव्स लगाएंगे। फॉर द लास्ट 4.5 years वो ये कर रहे हैं और लगा रहे हैं और उन्होंने लगाए। तो उससे एक तो हैबिटाट जो है फिश का, जैसे मैंने बताया, वो बढ़ेगा। दूसरा, it will protect us from tsunami, it will protect us from floods, it will protect and environmentally बहुत उम्दा, देखने में भी अच्छा। ये है ठीक। सर, अब सीपैक की बात कर लें। बड़ा इस पे मुझे लोगों ने सवाल भी भेजे कि सीपैक के अंदर मैरीटाइम सेक्टर के अंदर क्या स्कोप है। नंबर 1, क्या सीपैक विल हेल्प बिल्ड दिस सेक्टर फॉर फ्यूचर? ये बहुत उम्दा सवाल है और वाकई ये दुनिया का सवाल है। सीपैक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रेसिडेंट चाइना का ये एक ख्वाब था, ये एक प्लान था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें 66 कंट्रीज इस वक्त पार्टनर हैं। 66 कंट्रीज, एज द नेम इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसी का एक हिस्सा सीपैक है और इस पूरे सीपैक का जो ज्वेल एंड द क्राउन लगा हुआ है, सर पे ताज, वो गवादर पोर्ट। इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि चाइना के वेस्टर्न चाइना को जो रूट है वो शॉर्टेस्ट और क्लोजेस्ट टू समंदर पे जो वार्म वाटर्स पे लाता है, वो वहां से लेके वेस्टर्न चाइना से और बॉर्डर से सीधा गवादर पे लेके आता है। बिल्कुल। ये इस रूट की वजह से पहले हम चाइना का फायदा देखें, फिर पाकिस्तान का फायदा देखें और फिर ये देखें कि ये मैरीटाइम एक्टिविटी में इसकी कहाँ जगह बनती है और कितनी इकोनॉमी में जगह बनती है। और इस के बड़ा होने से इसके बड़े बड़े दुश्मन भी हो गए। इसकी बड़ा और उसकी इफादियत जितनी ज्यादा बड़ी होगी, एक खास सेक्टर और एक खास कंट्रीज को मिलेगी और दूसरी कंट्रीज उससे फायदा नहीं हासिल कर सकेंगी। इसीलिए इसकी मुखालफत में सीपैक की अमेरिका, इंडिया बिल्कुल ओपनली इन दोनों चीजों की मुखालफत करता है फॉर 2 different reasons, but one common reason is the containment of China. चाइना का एनर्जी कॉरिडोर जो है समंदर से जो गुजरता है, वो गल्फ से शुरू होता है, पर्शियन गल्फ से, और जाता है मलाक्का स्टेट से होता है। मलाक्का स्टेट जो है ये अपना यहाँ से साउथ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ श्रीलंका सा होते हुए मलाक्का स्टेट इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान से ये आबी गुजरगाह कहलाती है और चोक पॉइंट है दुनिया का। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टैंकर्स हु आर टू गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड गो थ्रू दिस मलाक्का स्टेट। और मलाक्का स्टेट के पास क्या है? साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी पे इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज एंड चाइना आर ऑन 2 opposite साइड। बिल्कुल। वो वेस्टर्न कंट्रीज में एक ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज बन गया, स्क्वाड कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए। They have come in a very big way with a central theme कि ये जो साउथ चाइना सी है जिसमें मलाक्का स्टेट से आते हैं, इसमें यहाँ पर एरिया को किसी न किसी तरह कंट्रोवर्शियल बना के, और चाइना का फियर ये है कि टाइम माइट कम व्हेन दिस मलाक्का स्टेट विल बी क्लोज्ड। लेट अस अज्यूम दैट मलाक्का स्टेट विल क्लोज by default or by design by these 4 countries or by any other country or by an act of hot or cold war. China's main trade of energy will come to grinding halt.
So the alternate route for China, for gas, for oil, for cargo, everything will go through Gwadar. गवादर से लेके ये नॉर्थ साउथ जो बना है पूरा एक ट्रैक, जिसमें आपको पता ही है कि $46 बिलियन का ओरिजिनली ये सीपैक था, जिनमें $34 बिलियन के पावर प्रोजेक्ट्स हैं और बाकी जो हैं वो $10 मिलियन जो हैं वो उसमें रेल रोड कनेक्टिविटी है और $1-2 बिलियन जो हैं वो पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए। So Gwadar become the central, most attractive and most important point from where the route to China, route to Central Asian Republic will remain open and will provide as a byproduct फायदा to Pakistan। और जब किसी बड़े मुल्क का या छोटे मुल्क का किसी दूसरे मुल्क में कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए तो वो एज अ रिजल्ट उस मुल्क की पॉलिटिकल पावर, डिप्लोमेटिक पावर बढ़ जाती है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर तो बढ़ेगी ना, जब हमारा कोई जमीन इस्तेमाल करेगा वो पाइपलाइन के लिए, कार्गो के लिए, रेल के लिए, रोड के लिए, और वो भी इतनी सेंसिटिव, तो फाइनेंशियल तो बढ़ी जाएगी। बट अलॉन्ग विद दैट फाइनेंशियल पावर एट द इंटरनेशनल लेवल, योर स्टैचर in diplomatic, political terms will become higher. And then stakeholder will get together like a gel and will try to protect that area. So CPEC में जैसा कि आपने सवाल किया कि मैरीटाइम सेक्टर, सबसे पहली तो पोर्ट ही है। अच्छा, पोर्ट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? The planned activity near the coast or on land, airport, port itself, connectivity, warehouses, refineries, oil terminal, gas terminal, ये सारी एक्टिविटी जो है वो उसके मद में आती है कि सीपैक में जितनी ज्यादा एक्टिविटी मैरीटाइम सेक्टर की है, पाकिस्तान नेवी ने एक नई फोर्स बना दी है, टास्क फोर्स 78 फॉर मैरीटाइम एक्टिविटी फॉर सीपैक। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये समंदर से रिलेटेड हैं। अगर कार्गो समंदर तक नहीं आ सकता अगर पोर्ट ना हो, और जब समंदर तक नहीं आएगा तो लेके कहाँ जाएंगे? सो कनेक्टिविटी इज थ्रू गवादर पोर्ट सी से, और सबसे जो कमर्शियली वायबल दुनिया की चीज है ट्रांसपोर्टेशन, दैट फ्लोज एट सी। तो सर गवादर पहले कंसीव हुआ था, एनविजन हुआ था, या सीपैक गवादर? नहीं, गवादर पहले कंसीव हुआ था, और ये जो बातें हैं वो जरा बात की हैं, और उसकी यूटिलिटी फिर यही है एज अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एज अ पोर्ट विच कैन डायरेक्टली हैव अ लिंक। और आपको पता है अभी वेरी रिसेंटली अफगानिस्तान की जो ट्रांजिट ट्रेड है वो पहले कराची आती थी और फिर बाय रोड वहां जाती थी, अब वो डायरेक्टली वहां अनलोड होती है गवादर में एंड गोज स्ट्रेट देयर। बिल्कुल, तो अफगानिस्तान। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो इतने सारे टॉपिक्स हैं और आपसे इतनी कुछ, हमने डैम्स की बात नहीं की, अभी हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात नहीं की, आपने शुरू में अपने इंट्रो में ऑयल की बात की, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि हर दफ़े पाकिस्तानी कौम को ये उम्मीद दी जाती है कि हमारे पास कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऑयल निकलेगा। आई थिंक ऑयल एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे आपसे बात करनी है। तो मेरी हम्बली आपको दोबारा ज़हमत हम देंगे जिस पे ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे और बात करेंगे। आज के लिए एक वक्त क्योंकि गुजर गया है, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आई एम श्योर ये लोगों के लिए बहुत वैल्यूबल होगा, और जैसे ही कोई सवाल आएंगे या कुछ आएंगे हम आपसे दोबारा आपको ज़हमत देंगे जस्ट टू आंसर दोस क्वेश्चंस। Pleasure is all mine. It was very nice to talk to you on this subject, which is very close to my heart. And really, oil is the next topic that we should be talking. And into that oil, the storage, the transportation, and how and why we have not been able to dig out oil from the sea.
अरे भाई सारे लोग पड़ोस में तेल निकाल रहे हैं तो हम काहे को नहीं निकाल रहे? बिल्कुल, तो ये जरूरी है जरूर। इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।